हमारी क्लास फर्स्ट है इकोनॉमी की। बेसिक टर्म्स ही हम पढ़ेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जो इंपॉर्टेंट है। जितने से प्री क्लियर हो जाए सिर्फ उतना पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा हमें पीएचडी इसमें नहीं करनी है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप इकोनॉमी से क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि हाँ ये इकोनॉमी होती है। क्या लगता है रुडाली मैम? सर, जिसमें देश की आय और व्यय का किया जाता है, ब्यौरा किया जाता है, ठीक है। व्यापार जो ट्रेड वगैरह उनको देखा जाता है। हाँ, मतलब जितनी भी, मतलब एक तरह से सिंपल सेंस में कि गुड्स एंड सर्विसेज है, गुड्स सर्विसेज वो कैसे बन रही है, ठीक है, वो कहाँ जाएगी, किस मार्केट में जाएगी, पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसकी जो स्टडी होती है दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमी। उसको जो है वो इकोनॉमी कहा गया है। सिंपल क्वेश्चन, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमी है। और फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पीवी नरसिम्हा राव। ये दोनों, ये नाम वैसे तो अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी अगर चांसेस बने तो पॉसिबिलिटी बन जाती है, मतलब एग्जाम में आने की। देन उसके बाद इकोनॉमी की डेफिनेशन क्लियर होगी हरलीन मैम? हाँ जी। इसमें ना दो एस्पेक्ट होते हैं, एक माइक्रो और मैक्रो। सारी स्टोरी यहां से, घर, जब हम बात करते हैं घर की, घर में जितना भी मैनेजमेंट होता है, पैसा कहाँ खर्च करना है, कितना करना है, किसको कितना देना है, ये सब हो गया मैक्रो लेवल पर। यहां पर हम कंसेप्ट लेकर आते हैं घर का, और बिल्कुल बेसिक जो फैक्ट है उनके साथ हम इनको समझेंगे, ठीक है। मैक्रो जब देश लेवल की बात आती है, तो हमें कौन सा पढ़ना है, घर का पढ़ना है या देश का पढ़ना है? देश को। हमें देश लेवल पर समझना है चीजों को कि कैसे क्या क्या हो रहा है, कहां पर क्या चल रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एक मैक्रो और दूसरा माइक्रो। मैक्रो में हम देश के बारे में पढ़ते हैं, और माइक्रो यानी कि छोटे लेवल पर, यानी कि घर के लेवल पर बात की जाती है इसमें। देन इसके बाद यहां पर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आता है कि इकोनॉमी कितने तरह की होती है। बेसिकली इकोनॉमी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वैसे तो बहुत होती है, प्लान, अनप्लान, ठीक है, लेकिन हमें जो याद रखना है उसमें सबसे पहले आते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मतलब यहां पे पैसा सब कुछ है, यहां पे जितना भी जो है वो इकोनॉमी है वो मार्केट के ऊपर बेस्ड है। मार्केट डिसाइड करेगी इकोनॉमी कहां जा रही है। यहां पे सरकार का जो कंट्रोल होता है वो कम होता है, कैपिटलिस्ट में सरकार का कंट्रोल कम होता है, और जो भी पैसा है मार्केट में जितना भी जैसा रहेगा वो सब कुछ मार्केट ड्राइव जो है वो मार्केट ड्राइवन होता है, और मार्केट ही उसको डिसाइड करती है। तो यहां पर कंसेप्ट आता है फ्री मार्केट इकोनॉमी का। मतलब सरकार जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शंस यहां पर नहीं लगा रही है। सरकार ने कहा कि मार्केट अपने आप ही सब कुछ संभाल लेगी, जो ये कैपिटलिस्ट है सब कुछ अपने आप डिसाइड करेंगे, हमें इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना है। देन उसके बाद दूसरी आती है सोशलिस्ट। सोशल, सोशल का मतलब हो गया पब्लिक, मतलब सब कुछ जो है वो किसका है, पब्लिक का है, और पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट। तो यहां पे गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसका एग्जाम्पल हो गया यूएसएसआर, या फिर अगर हम बात करें रशिया, रशिया इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल हो गया चाइना, जो इस तरह से आता है। इसमें भी सोशलिस्ट में आगे एक टर्म आ जाती है, वो आते हैं कम्युनिस्ट, जो इसी में ही टर्म आती है सोशलिस्ट, जो कि चाइना है, वन पार्टी सिस्टम में इंक्लूड होती है। और कैपिटलिस्ट में मोस्टली जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज आती है, लाइक यूएसए,
ये जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। देन उसके बाद जो थर्ड आता है वो आता है मिक्स। देखो कैपिटलिस्ट में हमने बात की मार्केट यानी कि प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट। सोशलिस्ट में हमने बात की पब्लिक। जहां पे ये पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों है उसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब एक मिक्स मॉडल कि जहां पे सरकार भी कंट्रोल कर रही है और सरकार ने प्राइवेट को भी कहा है कि आप भी मैनेज करो, लेकिन सरकार भी जो है वो ध्यान रख रही है। तो इसको कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तीनों मॉडल क्लियर हुए? हाँ जी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में जो हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास जो कंसेप्ट आ रहा है वो मिक्स्ड मॉडल आ रहा है। लेकिन हमारा जो मिक्स मॉडल है वो बेस करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये बेसिक टर्म्स है, क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, यहां से ध्यान से समझना। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? लोकतंत्र, जहाँ पे लोगों के बाद सरकार चुनी जाती है। हाँ, मतलब थोड़ी सी और एग्जैक्ट डेफिनेशन। डेमोक्रेटिक नेशन मतलब सब कुछ लोगों का, जितना भी पूरी की पूरी सरकार बना रहे हैं लोग बना रहे हैं, ठीक है। अगर लोगों का पैसा, हम कहते हैं ये जो प्रॉपर्टी है ये लोगों की है, ये हम जो है वो यहां पर प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। सोशलिज्म का मतलब हो गया एक तरह से सरकार का कंट्रोल, क्योंकि सोशलिस्ट, तो हमने ये कहा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में ये होता है कि सब कुछ जो है वो पब्लिक का है और सरकार भी लोगों की है। इसलिए लोगों की या सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोगों का वेलफेयर सोचे, और लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पब्लिकली जो है वो सरकार को फेवर करे, सरकार को सपोर्ट करे वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए। और ये दोनों का जो मिक्सचर होता है इसको मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है, और भारत में इसको कहा गया है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये तीनों क्लियर हो गए कंसेप्ट? हाँ जी सर। देन इसके बाद आता है इकोनॉमी में सेक्टर्स, कि इकोनॉमी अब हम पढ़ेंगे और इन डेप्थ में चलते हैं अंदर। अभी हमने टाइप्स देख रहे इकोनॉमी के, अब हम इकोनॉमी में सेक्टर पढ़ेंगे कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है कहां कहां कौन कौन से सेक्टर में बन रही है। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर, देन उसके बाद आता है दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा आता है टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीन सेक्टर है इकोनॉमी के। पूरी इकोनॉमी की जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है प्राइमरी लेवल पर है उनको प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड किया गया है, जो सेकेंडरी लेवल पर आते हैं उनको सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड किया गया है, और थर्ड में आता है टर्शरी में, यानी कि वो सेक्टर जो थर्ड से आपका टर्शरी सेक्टर से लिंक कर रहे हैं। ये तीन सेक्टर है इकोनॉमी के, और सारी की सारी इकोनॉमी इन तीन सेक्टर्स में स्टडी की जाती है। जैसा पहला कंसेप्ट आता है यहां पे, बहुत ध्यान से समझना, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर हो गया जहां पे सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहां से मिलता है? एक एग्जांपल बताओ रॉ मटेरियल का, कौन से फील्ड से जो है वो रॉ मटेरियल जो है वो मिलता है? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर, ठीक है। तो यानी कि हमें ये याद रखना है कि एग्रीकल्चर जो इंक्लूड होता है वो किस में इंक्लूड होता है? प्राइमरी सेक्टर में। एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज जैसे माइनिंग हो गया, ठीक है, माइनिंग, क्वायरिंग, ये सभी क्या है आपका किस में आता है? एग्रीकल्चर, माइनिंग, ठीक है। दूसरा हो गया ऑयल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। ये जितनी भी जो एक्टिविटीज है ये सारी की सारी प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होती है। ऑयल एक्सप्लोर कर रहे हैं हम, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, एक तरह से बेसिक फॉर्म में समझे इसको, प्राइमरी सेक्टर क्या कर रहा है? सेकेंडरी सेक्टर को चलाने के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। तो यानी प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? एक बेसिक सेक्टर होता है जहां पर सबसे पहले आपका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर होगा,
माइनिंग इंक्लूड होती है यहाँ पर, ऑयल एक्सप्लोर जो है वो आपका एक्सप्लोरेशन इंक्लूड होती है। अब यहाँ पे सरकार क्या करती है, सरकार को समझते हैं यहाँ पे। अब सरकार यहाँ प्रोवाइड करती है सब्सिडी, सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर के लिए, सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए, सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है माइनिंग के लिए, यानी कि इंडस्ट्रीज के लिए भी, कि अगर आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है उसके लिए सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। तो मतलब प्राइमरी सेक्टर पे सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है ताकि ये काम किया जा सके, इसकी शुरुआत की जा सके। और जब हम आज़ाद हुए 1950 में, तो हमने जो है वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। हमने एग्रीकल्चर को बूस्ट करने का प्लान बनाया, हमने माइनिंग यानी कि हैवी इंडस्ट्री पर हमने फोकस किया। देन उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या इंक्लूड होता है कि जो रॉ मटेरियल यहां से मिला, अब उस रॉ मटेरियल को जो है वो नेक्स्ट स्टेज पर ले जाएंगे, वो नेक्स्ट स्टेज होती है आपकी सेकेंडरी, और यहां पर होती है इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री में ये जो रॉ मटेरियल है ये प्रोडक्ट में बनेगा। इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनेगा रॉ मटेरियल से, और ये इंक्लूड होता है सेकेंडरी सेक्टर में। देन उसके बाद आता है थर्ड सेक्टर। थर्ड सेक्टर जो है यहां पर इंक्लूड होती है आपकी सर्विसेज। थर्ड सेक्टर में बेसिकली जो आपका इंक्लूड होता है वो होता है सर्विसेज, यानी कि आपका हेल्थ, एजुकेशन, ये जितने भी जो आपके पैरामीटर्स है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, बैंकिंग और कम्युनिकेशन, ये सभी इंक्लूड होते हैं टर्शरी सेक्टर में। सरकार इंडस्ट्रीज के लिए भी सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में इंडस्ट्रीज आ रही है। अब एक फैक्टर याद रखना कि इन दोनों कंडीशन में जो है यहां पर एक टर्म यूज की जाती है, वो कुछ कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट, और इसके बाद टर्शरी सेक्टर में हम फॉलो करते हैं मार्केट कॉस्ट। मान लीजिए कोई पेन है, ठीक है, अब पेन का रॉ मटेरियल क्या क्या होता है मुझे बताओ। कोई पेन है, इसका रॉ मटेरियल क्या होगा हरलीन मैम? सर इंक, प्लास्टिक, रिफिल। रिफिल, ये सब इसका रॉ मटेरियल होगा। ये रॉ मटेरियल जी। गया इंडस्ट्री में, फिर ये इंडस्ट्री में बन गया प्रोडक्ट में पेन, ठीक है। अब यहां तक जो इसकी इनकम बनेगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल आया था 5 रुपए का और 5 रुपए बनाने के लग गए, तो ये जो दोनों होगा, यहां तक जितना भी खर्चा हुआ होगा, ठीक है, इस पेन को बनाने के लिए, इसको कहा जाता है फैक्टर कॉस्ट। जब ये फैक्टर कॉस्ट में, अब जब टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस के लिए उतरेगा पेन मार्केट में, मार्केट जो है वो टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड होती है, तो इसके ऊपर टैक्स लगता है। जब इसके ऊपर टैक्स लगेगा तो उसके बाद ये बन जाएगी इसकी मार्केट कॉस्ट। इंक, प्लास्टिक और रिफिल, और यहां का दूसरा इंडस्ट्री तक ले जाने के लिए यहां सरकार ने क्या प्रोवाइड किया था? सब्सिडी। सब्सिडी। तो फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडीज को ऐड करते हैं और मार्केट कॉस्ट में सब्सिडीज को बाहर निकाला जाता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, कि जीडीपी जो है वो फैक्टर कॉस्ट पे कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, वहां पे सब्सिडीज को इंक्लूड करोगे, क्योंकि हमें पता है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर जो है जीडीपी में अगर हम बात कर रहे हैं फैक्टर कॉस्ट पे, तो वहां सब्सिडीज ऐड होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं मार्केट कॉस्ट की, तो हम सब्सिडीज को बाहर निकालते हैं और इंटरेस्ट पेमेंट को ऐड करते हैं। समझ आ गया? हाँ जी सर। थोड़ा समझ धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी, इतना मुश्किल नहीं है। ये है बेसिक मॉडल इकोनॉमी का।
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पर। अब जो हमें डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है नेशनल इनकम। क्या होती है नेशनल इनकम रुडाली मैम? नेशनल इनकम क्या होती है? सर हम कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी वो कॉस्ट। कॉस्ट। लेकिन वो जीडीपी हुआ एक तरह, वो हमारी इनकम नहीं हुआ। वो जितने हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एक तरह से इनकम नहीं हुआ। मतलब डायरेक्टली नहीं हम कह सकते, नेशनल इनकम ही हो सकता है कि गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी एक साल में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, और प्रोड्यूस के बाद वो सर्विसेज कंज्यूम हो रही है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, पूरा इकोनॉमिक साइकिल चल रहा है, कितना पैसा दे रहे हैं, कितना पैसा ले रहे हैं, वो सब इसमें इंक्लूड होता है नेशनल इनकम पे। अब ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले बेसिक थोड़ी सी और यहाँ पर टर्म समझते हैं। एक आता है जीडीपी। जीडीपी क्या होती है? बहुत न्यूज़ में चलती है और काफ़ी बार मैं बता भी चुका हूँ। जीडीपी क्या होती है? रुडाली मैम। हाँ जी सर। मैम आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है इसलिए क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी सर। क्या होती है जीडीपी? जितने भी गुड्स और सर्विसेज। मतलब वस्तुओं से, एक साल में जितनी भी वस्तुओं सेवाओं से जो कुछ ऐसा था वो, वस्तुओं सेवाओं पर। ठीक है, रुक जाओ। जितने भी गुड्स और सर्विसेज, फाइनल गुड्स और सर्विसेज, याद रखना फाइनल की यहाँ पे बात की जा रही है। फाइनल अंतिम। गुड्स और सर्विसेज एक साल के अंदर किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में बन रही है, ठीक है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है विद इन 1 ईयर, इन अ डोमेस्टिक इकोनॉमी, ठीक है, या डोमेस्टिक जो रीजन है उसमें, एक साल के अंदर, सिर्फ यहां पर पीरियड दिया गया है एक साल का, उसको कहा गया है जीडीपी। टर्म क्लियर हुई? बेसिक टर्म है मैम, इसी के सहारे सब कुछ चलेगा। हरलीन मैम समझ आया? हाँ जी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट सेकंड समझो आगे। ग्रॉस की बात की जा रही है। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? फुल मतलब सब पूरा। कुछ। इसमें सब कुछ इंक्लूड होगा। ग्रॉस मतलब सब कुछ इंक्लूड होना। अब देखो, गुड्स एंड सर्विसेज, सिर्फ ये नहीं कहा सरकार ने प्रोडक्ट बनाया। अब मुझे बताओ कि ग्रॉस में क्या वो भी इंक्लूड होगा जो सरकार का खर्चा है? जब हम ग्रॉस जीडीपी की बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहां पर क्या वो भी इंक्लूड होगा जो सरकार ने खर्च किया? हाँ जी नहीं सर, सर। ये सब कुछ। बिल्कुल। तो यहां पे डेप्रिसिएशन यानी कि जो भी वेयर एंड टीयर होती है गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है, वो भी यहां पर इंक्लूड होती है। हाँ जी सर। डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया वियर एंड टीयर की, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट टूट जाता है, उसको रिपेयर किया जाता है, तो उसका पैसा भी इसमें इंक्लूड होता है। जैसे कोई मशीन है, वो मशीन खराब हो गई, ठीक है, उस मशीन को खराब हुई, उसको ठीक करवाया, तो ठीक करवाने के लिए जो पैसा लगा वो किस में इंक्लूड होता है? वियर एंड टीयर में, डेप्रिसिएशन में। वो भी ग्रॉस में इंक्लूड होता है। तो जीडीपी इंक्लूड डेप्रिसिएशन। अब यहां पर चलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। अब हम बात करें नेट की। क्या यहां पर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगी? नो सर। हरलिंदी समझ आ रहा है ये? हाँ जी। देखो, ग्रॉस में हमने कहा सब कुछ इंक्लूड हो रहा है, मतलब डेप्रिसिएशन भी। लेकिन जब हम नेट जो
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, एनडीपी की जब हम बात करेंगे, तो जैसा रुडाली मैम ने कहा कि डेप्रिसिएशन नहीं इंक्लूड होगी, बिल्कुल सही। इसमें हम डेप्रिसिएशन को नहीं इंक्लूड करेंगे। तो हमें जब नेट वैल्यू निकालनी है तो हमने जितना जो है वो वियर एंड टीयर पे खर्चा किया था उसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे, तो हमारे पास नेट पैसा आ जाएगा। क्लियर? अब जीडीपी को तो जो जैसे मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई, ये सब चीजें जीडीपी में इंक्लूड होंगी? हाँ जी, अच्छा, और नेट में भी इंक्लूड होंगी ना? हाँ अभी वो वही क्लियर होगा। अब देखो आगे, देखो जीडीपी, अब हम दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट पे क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? रॉ मटेरियल से लेकर इंडस्ट्री तक का सफर। अब ये रॉ मटेरियल से लेकर इंडस्ट्री तक का जो सफर हुआ, ठीक है, इसमें क्या हुआ? हमने एक पेन का एग्जांपल लिया था, 5 रुपए का रॉ मटेरियल और 5 रुपए का पेन, ये बना, ठीक है। तो ये जो प्राइस हो गया जीडीपी का, ये हो गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। प्लस इसमें ऐड कर दी हमने सब्सिडी, क्योंकि सरकार का वो भी तो खर्चा है। अब यहां पे दूसरी टर्म जो आती है वो आती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, या मार्केट कॉस्ट भी इसको कहते हैं। यहां पे क्या होगा? ये रॉ मटेरियल वाला तो इंक्लूड होगा, ठीक है, ये 5 + 5 तो यहां रहेंगे, यानी कि रॉ मटेरियल प्लस इंडस्ट्री तो यहां रहेगा। क्या यहां सब्सिडी होगा? नहीं। नहीं, तो हम यहां सब्सिडी को माइनस करेंगे। फिर हमने क्या बात की थी? सरकार टैक्स लगाती है मार्केट पे, तो यहां पे हमने क्या कहा कि यहां पे जो है वो टैक्सेस यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड होंगी। क्योंकि हमारे पास जो पेन की वैल्यू बनकर आते हैं उसके ऊपर लिखा होता है ना कि ऑल टैक्सेस आर इंक्लूडेड, हाँ जी सर। तो वो यहां पर फाइनल वैल्यू बनेगी। तो इसको कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। दोनों क्लियर? हाँ जी। अब एक नेक्स्ट आती है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये नेशनल है, ग्रॉस की बात की जा रही है। क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें? नेशनल, वो भी पता नहीं सर। ये बताएंगे रुडाली मैम। रुडाली मैम हाँ जी सर। बताओ जरा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या इंक्लूड होता है? सर जो एक साल में जो देश के अंदर बने हुए प्रोडक्ट बेसिक वो। छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, ठीक है, ओके। बेसिक को छोड़ो, क्या क्या इंक्लूड होगा ये बताओ। नेशनल की बात की जा रही है, देखो अब समझो, ग्रॉस में क्या होगा? डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा, यस सर। तो डेप्रिसिएशन को इंक्लूड कर देते हैं। किसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा? सबसे पहले तो याद रखना कि जीडीपी से ऊपर होता है जीएनपी, ग्रोस डोमेस्टिक से ऊपर होगा ग्रॉस नेशनल। तो यानी कि जीडीपी में हम क्या करेंगे, यहां पर कब क्या ऐड करेंगे? डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। अब यहां एक थर्ड टर्म और आती है, वो आती है नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, हमने बात की ग्रॉस नेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर हम वो भी इंक्लूड करेंगे जो कि हम क्या कर रहे हैं, बाहर से जो लोग यहां पर काम कर रहे हैं उनको पैसा दे रहे हैं, और हमारे लोग जो बाहर काम कर रहे हैं उनकी जो इनकम है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं नेशनल लेवल पर। तो यहां क्या होगा कि नेट नेशनल का मतलब क्या होगा कि जितना भारत सरकार ने जो बाहर से यहां पर काम कर रहे हैं लोग उनके ऊपर खर्चा किया, माइनस जितना जो है वो भारतीय लोग बाहर वाली कंट्रीज में कमा रहे हैं
उसको इंक्लूड करते हैं, इन दोनों को, उन दोनों को माइनस करते हैं, और जो प्रोडक्ट निकलता है उसको कहते हैं नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर इनको ये बोलते हैं ना विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। हाँ जी, अब ये क्लियर हो गया मैम? तो माइनस किसको करेंगे फिर? देखो माइनस करेंगे, इसमें ऐसा सिंपल होता है कि जितना हमने यहाँ पे खर्चा किया, जैसे फॉर एग्जांपल है कि कोई पर्सन ए है, ये पर्सन जो है वो यूएसए से है और भारत में काम कर रहा है, तो भारत वाले इसको सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, और प्लस ये पर्सन बी है जो यूएसए में काम कर रहा है, तो यूएसए वाले इसको सैलरी दे रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके सर। ये समझ आ गया हरलीन मैम? यस सर। अब उसके बाद नेक्स्ट यहां पर एक टर्म और इसमें इंक्लूड होती है, वो होती है, बहुत इजी है वो टर्म, नेट नेशनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब एक वही हो गया जीडीपी वाला प्रोडक्ट, इनकम और प्रोडक्ट दोनों यहां पर आपको देखने को मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट की बात कर रहे हैं, मुझे बताओ यहां पर क्या होगा? सर इसमें जो क्या डेप्रिसिएशन को भी माइनस करना पड़ेगा शायद, हाँ, क्योंकि नेट नेशनल प्रोडक्ट। बहुत ही इजी है, बहुत इजी। देखो यहां तक तो आपको समझ आ गया था सारा का सारा। हाँ जी। अब हमने बात करनी है सिर्फ इसकी, और हमें पता है नेट की वैल्यू जब भी हम बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। हाँ जी। तो मुझे बताओ कि यहां पे हम माइनस किस में से करेंगे, जीडीपी में से माइनस करेंगे या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को? जीएनपी में से करेंगे। जीएनपी में से। तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट नेशनल प्रोडक्ट। सर तो नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो? सिंपल, बहुत ज्यादा। इसमें क्या हुआ, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है, इज द, सिंपल आपने ये क्लियर लिखना है, इज द जीएनपी आफ्टर डिडक्टिंग द लॉस ड्यू टू द डेप्रिसिएशन, बस सिर्फ। ठीक है। जो एग्जैक्ट ये फॉर्मूला बन रहा है, मैं आपको इसको फॉर्मूलाज की फॉर्म में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये बेसिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए। ये क्लियर हो गया? हाँ जी सर। नेक्स्ट उसके बाद आता है ग्रॉस वैल्यू एडिड। क्या होता है ग्रॉस वैल्यू एडिड? जब भी आप इकोनॉमी को पढ़ने लगोगे ना, खुद के बारे में सोचना शुरू कर देना बस, कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं बहुत अमीर हूँ, ठीक है, और मैं इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रही हूँ, उससे क्या होगा, ग्रोथ कैसे जनरेट होगी, मैंने इसको इतना पैसा दिया, मेरे पास कितना बचा, ठीक है, मैंने इतना प्रोडक्ट खरीदा, मुझे टैक्स कितना पे करना पड़ा, मेरा जो है कि ये कंप्यूटर खराब हो गया था, मैंने इसको ठीक करवाया, उस पर कितना खर्चा गया, ये सब इंक्लूड करना शुरू कर दोगे ना जब अपने माइंड में, तो वो बेसिक इकोनॉमी शुरू हो जाएगी। ग्रॉस वैल्यू एडिड। सर कितना कमाया किसी उस मतलब प्रोडक्ट से? बिल्कुल, जितना सारा ग्रॉस वैल्यू, मतलब जो अभी तक का सारा इंक्लूड हो रहा है ना, वो सब इसमें आएगा। ये समझ आ गया पूरा का पूरा कंसेप्ट? सर इसको अगर डिफाइन करेंगे तो क्या मैम लिखेंगे? देखो, सिंपल ही समझो इसको, ग्रॉस वैल्यू एडिड में सब कुछ इंक्लूड हो रहा है, सिर्फ ये कंसेप्ट समझने के लिए है, डिफाइन करने की इसमें जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट नहीं आते पेपर में।
ठीक है। मतलब इन शॉर्ट सिंपल सेंस में क्या होता है कि देखो मैं आपको ये मत सोचना कि इसमें मतलब कंफ्यूज, अगर हम इनको पूरा डेफिनेशन पर जाएंगे ना तो वो क्या होगा, एग्जैक्ट इकोनॉमिक डेफिनेशन होंगी और उसमें फिर ना कंफ्यूज होने वाला काम शुरू हो जाएगा। सिर्फ सिंपल, क्योंकि प्रैक्टिकली जो है वो हमें इकोनॉमी को सॉल्व करना है, क्योंकि पेपर का जो कंसेप्ट है वो है इंडियन इकोनॉमी का, सिर्फ कि हमारी इकोनॉमी कैसी थी, कितना ग्रो कर रही है, क्या क्या फैक्टर उसमें इंक्लूड हो रहे हैं, बस सिंपल। ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर हम हर डेफिनेशन को, जैसे कि जितनी डेप्रिसिएशन की, अब डेप्रिसिएशन बहुत क्लियर है, वियर एंड टियर, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत बड़ी है और वो डेफिनेशन को फॉलो करोगे अगर तो फिर वो समझ ही नहीं आएगा कि डेप्रिसिएशन हो क्या रही है। तो इसमें हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ समझना है इसको, बस कोई डेफिनेशन वगैरह की इसमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ये क्लियर हुआ सारा का सारा? जी। नेक्स्ट, इसके बाद कोई भी इकॉनमी है, ठीक है, उसको चलाने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। वो क्या क्या होती है? सर पीपल मतलब जो काम करेंगे। लेबर। लेबर। ठीक है, मैं चाहता फिर हूँ आप ही बताएं, इसलिए थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ, मतलब वेट कर रहा हूँ आप आंसर, क्योंकि मेन तो यही है इकोनॉमी का, जितना प्रैक्टिकली पढ़ेंगे उतना जल्दी समझ आ जाएगा। और मतलब कितनी जरूरत है, अब पेन जैसी चीज है इनकम अगर चाहिए, तो। हाँ जी, एकदम पैसे चाहिए, कैपिटल। जैसे और उस प्रोडक्ट की कितनी जरूरत है, मतलब अगर पूरे मतलब जैसे अगर पेन है उसकी। पेन लगाने के लिए, उत्पाद को। पेन 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 लगाने के लिए, पेन अगर बनाना है तो उसको लगाने के लिए जमीन भी चाहिए, इंडस्ट्री लगेगी तो जमीन चाहिए चाहिए, तो मतलब लैंड चाहिए। और फोर्थ है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्री भी तो वो करने वाले वो लोग भी तो चाहिए जो इन्वेस्ट करेंगे पैसा। जैसे तो हाँ ये जी। 4 चीजें जो है वो बेसिक चाहिए होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इनके बिना कोई भी इकोनॉमी नहीं चल सकती। अगर पैसा नहीं है तो जमीन होने का कोई फायदा नहीं, अगर पैसा है जमीन नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं, अगर पैसा और जमीन दोनों है लेकिन लेबर ही नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं, और अगर ये तीनों है लेकिन कराने वाला ही कोई नहीं है, पता ही नहीं है कैसे करना है, तो भी कोई फायदा नहीं है। तो मतलब ये सभी एक दूसरे से आपस में लिंक होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी में। मैंने कौन बताया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया? एडम नरसिम्हा राव, इंडियन इकोनॉमी। पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, भारत की जो इकोनॉमी है, ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता है कि पहले तो मुगल थे, मुगल रूल था तो इनवर्ड था। हम लोग क्या करते थे, मुगल्स का जो टैक्स सिस्टम होता था उसमें वो एक कॉम्प्रोमाइजेशन के ऊपर बेस्ड था, अपनी मर्जी से पैसा कलेक्ट करते थे और बस जितना हमारे पास होता था सरप्लस में दे देते थे। देन ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने हमारी जो इकोनॉमी थी उसको मॉडर्नाइज किया, उन्होंने कैश क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने कहा कि पैसे में ही आप जो वो रेवेन्यू दोगे। फिर उसके बाद हम आजाद हो गए 1947 में। जब हम आजाद हुए तो हमारे पास ऑप्शन था कि या तो हम कैपिटलिस्ट बन जाए या हम बन जाए सोशलिस्ट बन जाए। तो भारत सरकार ने क्या किया कि हमने फॉलो किया सोशलिज्म को। ठीक है, हमने कहा कि हम सोशलिज्म को फॉलो करेंगे, लेकिन सोशलिज्म में हम जो फॉलो करेंगे वो करेंगे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को, अंडर मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी। हम क्या करेंगे, एक मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी फॉलो करेंगे। और इसके बाद यहां पे भारत ने क्या किया, एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी बनाई। ठीक है, और 5 ईयर प्लान जो है वो शुरू की, यानी कि 1950 में 5 ईयर प्लान सिस्टम शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले प्लानिंग कमीशन बना
और ये प्लानिंग कमीशन ने जो है वो एक तरह से भारत की ग्रोथ के लिए प्लानिंग करना शुरू करी कि किस तरह से जो है वो भारत ग्रो करेगा। और ये पूरी फेज 1950 से लेकर 1991, ठीक है, 1991 इसलिए क्योंकि यहां पर हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया। एलपीजी यहां कहा जाता है इसको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1950 से लेकर 1991 इसके बीच की जो ये जो पूरा का पूरा ग्रोथ है हमारी, इसको कहा गया है इनवर्ड लुकिंग ग्रोथ। इनवर्ड लुकिंग ग्रोथ या इकोनॉमी, ये टर्म एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए याद रखना। और इसको हिंदू ग्रोथ रेट भी कहा गया है, हिंदू ग्रोथ रेट। इसके बाद हमने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया। हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, भारत की जो इकोनॉमी थी पहले वो क्लोज्ड थी, फिर हमने उसको ओपन किया। तो यहां पर क्या हुआ कि फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है भारत में, बाहर से पैसा आने लगा, भारत में बाहर से लोग पैसा इन्वेस्ट करने लगे। और जब भी इन्वेस्टमेंट होती है तो क्या होता है, अगर वैल्यू बढ़ती है, हाँ जी, वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, हाँ जी। जॉब क्रिएशन होगा, एम्प्लॉयमेंट होगी। जब एम्प्लॉयमेंट होगी तो ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो क्या होगा, इकोनॉमिक साइकिल चलेगा। और यही फेज को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन, जो कि 1991 में भारत में जो है वो 1991 के बाद जब भारत ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, शुरुआत हुई। इसके बाद हमारी इकोनॉमी ने ग्रो किया और अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो हम वर्ल्ड की वन ऑफ द लीडिंग डेवलपिंग कंट्रीज में से एक है 2024 में। ये पूरी की पूरी एक इकोनॉमिक हिस्ट्री है भारत की, जो बेसिक आपको ये फ्रेमवर्क याद रखना है। हम इसके बाद पढ़ेंगे जो हमारा मेन टारगेट, जब हम टर्म्स वगैरह कंप्लीट कर देंगे सारी की सारी, तो उसमें हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान को। 5 ईयर प्लान में मैं आपको बताऊंगा 1951 से लेकर 1956 के बीच में सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए थे और सरकार के क्या क्या काम थे। ये सब जो है वो यहां पर इंक्लूड होगा। और टिल 2012 जब तक ये 5 ईयर प्लान रहे तब तक का सारा मैं आपको बताऊंगा किस 5 ईयर प्लान में क्या हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम दूसरी कंसेप्ट पे चलते हैं, वो है पैसा। लैंड, लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप, ये तीनों बेसिक हैं, इनके बारे में क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन पैसे से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम सीधा बात करेंगे मनी के बारे में। क्या होता है ये पैसा? आपके पास अगर 500 रुपए का नोट है तो ये है क्या एक्चुअल में? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मनी? क्या समझते हो आप? सर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट के लिए जो वैल्यू हमें जरूरत है, दैट इज मनी। हम्म, ओके, मेक मनी क्या है? मीन ऑफ पेमेंट, सिंपल। यस, मोड ऑफ पेमेंट है। मोड ऑफ पेमेंट या मीन ऑफ पेमेंट, सीधा। हाँ जी। तो जो भी ये 500 रुपए, ठीक है, ये हमें कोई सामान खरीदने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, या फिर हम इसके थ्रू कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो दैट इज मतलब उसका मतलब क्या हो कि ये मनी है, इसकी वजह से हमने जो है वो ये सामान, ये सर्विसेज हम ले पाए। अब उसके बाद आता है कि ये मनी की वैल्यू डिसाइड कौन करता है। और जब पैसा नहीं था तो उस टाइम पे क्या होता था? पहले तो ये बताओ कि जब पैसा नहीं था तब क्या होता था? तब भी तो मार्केट चलती थी। तब कैसे मार्केट चलती थी? फिर बस उन चीजों को बार्टर बार्टर एक्सचेंज। सिस्टम। बार्टर एक्सचेंज। हम क्या करते थे, पैसा नहीं होता था मार्केट में, पैसा नहीं था, तो एक पर्सन ने कहा कि यार मेरे पास जो है वो चावल है, दूसरे पर्सन ने कहा कि मेरे पास आटा है। तो इन दोनों ने कहा कि ठीक है भाई, मुझे आटा चाहिए, तुझे चावल चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते, तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। क्या अभी भी ये भारत में एग्जिस्ट करता है?
बार्टर सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट करता है? थोड़ा सोच कर बोलना। सर गांव वगैरह में तो अभी भी करते ही हैं। राइट। तो मतलब माइक्रो या मैक्रो? माइक्रो। माइक्रो लेवल पे। वो क्यों करते हैं एग्जिस्ट? अब मुझे ये रीजन बताओ, ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं माइक्रो लेवल पर? बार्टर सिस्टम क्यों एग्जिस्ट करता है? सर पैसा उनके लिए, मतलब वो लोग कहाँ बैंक वैंक जाते हैं। ब्रदरहुड एंड हार्मोनी। ओके। परस्पर भाईचारा है, इकोनॉमी। उसे पता है कि भाई उसे उसकी जरूरत है और मेरी भी जरूरत है, तो म्यूचुअल इंटरेस्ट, ब्रदरहुड एंड हार्मोनी, ये तीनों फैक्टर भी लिंक करते हैं। इसलिए कहा हमने कि हमने क्या किया, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो किया। हमें एक ऐसे सोशलिज्म को लेकर आए जिसमें लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी ध्यान रखें। वो कैसे ध्यान रख रहे हैं? इसके थ्रू कि भाई पता है यार, अब मेरे पास जो है वो आटा है, उसके पास चावल है, दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं। अगर मेरे पास सरप्लस में है तो उसको हेल्प हो जाएगी, उसके पास सरप्लस में है तो मुझे हेल्प हो जाएगी। लेकिन जब हम नेशनल लेवल पर हम बात करते हैं तो यहां पर इंक्लूड हो जाता है पैसा। यहां पे अगर इसके पास सरप्लस है तो ये जाएगा उसको बेचने के लिए मंडी में। अब इस पर्सन को भी पता है कि मुझे इसकी जरूरत है, तो मुझे जाना पड़ेगा मंडी और मैं वहां से खरीद कर लेकर आ जाऊंगा। खरीदने के लिए चाहिए पैसा, और जितना ये यहां से खरीदेगा वहां पैसा जा रहा है, पर्सन के पास पैसा पहुंच जाएगा। तो इसको भी पैसा चाहिए तो ये अपने सामान को बेचकर पैसा लेगा, इसको सामान चाहिए तो ये पैसा देकर सामान लेगा। इस सिस्टम को कहते हैं मनी सर्कुलेशन। क्लियर? समझ आ गया? हाँ जी। अब करते हैं टाइप्स ऑफ मनी। कितने तरह का पैसा होता है? 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 5 मिनट। 500 का नोट, 2000 का नोट। क्या ये लोहे टाइप्स ऑफ मनी है? या 10 रुपए का सिक्का, 20 रुपए का कॉइन? नहीं सर, सर हाँ, जी नहीं, जो ये बैंकों ये टाइप में नहीं है। ये टाइप ऑफ मनी है। वो सर। नहीं सर, ये तो एक मोड है। हम ऐसा बोलते हैं ये कि टाइप। हम ऐसा बोलते हैं ना, तेरे पास कितने पैसे हैं। हम ये तो नहीं बोलते तेरे पास कितने तरह के पैसे हैं। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है? तो अब नेक्स्ट टाइम पे ये बोलना, अगर कभी किसी से मिलोगे, तेरे पास कितने तरह के पैसे हैं, तो उसमें सबसे पहला आता है फुल बॉडीड। अब ये टर्म यहां पर नोट कर लो, ठीक है? फुल, BODIED, फुल बॉडीड मनी। ये वो पैसा होता है जिसकी फेस वैल्यू, ठीक है, और मार्केट वैल्यू दोनों सेम रहती है। कॉपर सिल्वर कॉइन। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अगर कोई गोल्ड कॉइन से ही समझो इसको, कोई गोल्ड कॉइन है तो उसकी वैल्यू, अगर वो मान लो कोई गोल्ड कॉइन है और उस वो गोल्ड कॉइन की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी? गोल्ड के रेट पर। गोल्ड के रेट पे। समझ आ गया? तो फुल बॉडीड क्या हो गया कि जितने का वो गोल्ड होगा उतना ही वो गोल्ड कॉइन के ऊपर पैसा लिखा होगा। समझ आया? फेस वैल्यू यानी कि मान लो इस गोल्ड कॉइन के ऊपर कितना लिखा है, 1000 रुपए लिखा है, तो ये गोल्ड कॉइन 1000 रुपए का ही है। फेस वैल्यू और जो उसकी मार्केट वैल्यू वो दोनों सेम हो। समझ आया हरलीन मैम? ये हाँ जी।
अब उसके बाद दूसरा आता है टोकन मनी। टोकन मनी क्या होता है? बहुत इजी है। जब मार्केट वैल्यू और जो उसमें रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो सेम ना हो, मतलब मार्केट की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द रॉ मटेरियल जो उसमें यूज हुआ है। जैसे कि हमारा 2000 का नोट, 2000 का नोट कितने का बनता है? 10 रुपए का, लेकिन वैल्यू कितनी है उसकी? 2000। हमारा 500 रुपए का नोट, उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल बहुत कम लगता होगा, ठीक है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो 500 है। इसको इन शॉर्ट समझो कि 2000 रुपए गुम हो गए तो कितना ज्यादा दुख होता है, हाँ जी सर। क्योंकि उसकी फेस वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन वहीं उसकी जो अपनी खुद की वैल्यू है, मतलब लाइक उसको जो बनाने के है तो वो एक कागज ही, अगर उसके ऊपर से 2000 मिटा दे तो उसकी कोई वैल्यू रहेगी? अगर उसके ऊपर नहीं। 2000 नहीं लिखा होता। नहीं होती। तो इसमें यह कहा गया है कि जब फेस वैल्यू उसके रॉ मटेरियल की वैल्यू से ज्यादा है, यानी कि उस नोट को बनाने के लिए जितना खर्चा हुआ उससे उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उस मनी को कहते हैं टोकन मनी। अब उसके बाद आती है फेट मनी। ऐसी ऐसी मनी या ऐसा पैसा जो कि लीगल टेंडर है। जैसा कि अगर आप किसी भी नोट को देखोगे, 100 रुपए का नोट जैसे अगर हम एग्जांपल समझे, तो उसमें यह कहा गया है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो मतलब क्या हो गया कि एक लीगल टेंडर हो गया, लीगल टेंडर हो गया ना ये। जो भी करेंसी सरकार इशू कर रही है, सरकार उसको कहती है कि अगर मैंने आपको ये 100 रुपए का नोट दे दिया तो आप इसको कागज मत समझो, ये 100 रुपए की वैल्यू है। जहां भी आप लेकर जाओगे, किसी पर्सन को भी दोगे, कहीं पे भी आप कोई भी सर्विसेज करते हो तो वहां पर ये अप्लाई होगा, कोई इसको मना नहीं कर सकता। कोई पर्सन ये नहीं कहेगा कि मैं इसको नहीं लूंगा। इसको कहते हैं फेट मनी, या लीगल टेंडर मनी भी इसको कहा जाता है, कि इसकी जो वैल्यू है वो सरकार से जो है वो सरकार इसको बैक करती है, सपोर्ट करती है। ये समझ आ गया? हाँ जी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, वो आता है कि ये तो ठीक है, अब ये मनी सप्लाई को कौन रेगुलेट करता है मार्केट में? आरबीआई। पहला आरबीआई, दूसरा गवर्नमेंट। जब आरबीआई करता है तो उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और जब गवर्नमेंट करती है तो उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। यानी कि सरकार ये दोनों टूल्स के थ्रू, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू और गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, जब भी पैसे को रेगुलेट करते हैं, ये जो पैसे है इसको रेगुलेट करते हैं, तो उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। अब क्यों रेगुलेट किया जाता है पैसे को मार्केट में? मनी रेगुलेशन क्यों, क्या लगता है आपको? सर कोई लीगल हो ना हो, जैसे कि नकली नोट टाइप होता है। वो तो फिर भी आते हैं। चलो, और अब चलते हैं माइक्रो लेवल पर। अब आप बताओ, ये दोनों आप करते होंगे, पैसा रेगुलेट क्यों करते हैं अपनी फैमिली में? पूरा खर्चा हिसाब किताब सारा क्यों रखते हैं? पहला तो यही हो गया कि सारा हिसाब किताब रखना है, पूरी की पूरी मैनेजमेंट करनी है कि कहाँ किसको देना घर है। चलाने के लिए।
ठीक है, आपको भाई अपना घर यानी कि अपनी इकोनॉमी भी चलानी है, और एक इलीगल भी हो गया कि कोई गलत पैसा ना छापे, और फ्यूचर पर्सपेक्टिव। फ्यूचर पर्सपेक्टिव, ठीक है, नज़र रखनी है आपको, ताकि मतलब फ्यूचर लेवल पर भी अगर कोई क्राइसिस आते हैं तो उस केस में भी आप जो हो वो इशू को एड्रेस करने के लिए आपके पास पैसा हो, मनी रेगुलेशन वो भी हो गया। और बस ये मत बोलना कि सर हम तो नहीं करते। हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जिस भी पर्सन को हम पैसा दे रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट को हम पैसा दे रहे हैं, उससे हम पूरा हिसाब किताब लेंगे कि कहीं वो पैसा गलत तो नहीं यूज कर रहा। तो ये भी तो मनी रेगुलेशन का पार्ट हुआ ना। पूछते हैं ना कि भाई इतने पैसे दिए थे कहाँ खर्च किए, होता है ना हाँ फैमिलीज जी। में ऐसा। इवन लाइक जब हम लोग खुद ऐसी एज में थे जब हमारे पेरेंट्स पूरा हमें खर्चा दे रहे थे, तो उस केस में भी जो है वो हम हमारे पेरेंट्स हमारे से पूछते थे कि बताओ कहाँ पे क्या पैसा खर्च किया। तो उन्हें ये होता था कि यार इन्होंने कहीं गलत तो नहीं इन्वेस्ट किया कहीं, या कहाँ पर इन्वेस्ट किया वो भी समझना बहुत जरूरी था। तो ये सभी इंक्लूड होता है मनी रेगुलेशन में। और ये जो रेगुलेशन है, ये जो है वो अगर माइक्रो लेवल पर अगर हम चले, माइक्रो लेवल पर मनी रेगुलेशन होती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। मनी रेगुलेशन एट माइक्रो लेवल ये होती है एक तरह से जब हम क्या करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं उसके लिए। ये याद रखना, यानी कि महंगाई अगर मार्केट में हो रही है तो कम या ज्यादा कितनी हो रही है उसको किस तरह से रेगुलेट करना है, उस सब से जो लिंक करते हैं पॉलिसीज को जब मनी के साथ, तो उसको कहते हैं मनी रेगुलेशन एट माइक्रो लेवल। यहां तक काफी है। और अगर सर